देखो बेटा, इसमें हम विलयन के प्रकार पढ़ लेंगे। तो विलयन के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखो, पहले विलयन क्या है? विलयन को यदि हम सिंपल भाषा में कहेंगे, जब क्या होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ का जो समांगी मिश्रण होगा। जैसे माना हमारे पास एक पदार्थ कोई है, मान लीजिए एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, है ना। दो पदार्थ होने चाहिए इसमें। देखो, समांगी मिश्रण होगा तो घटक क्या कहलाएंगे? इसको हम कहेंगे विलयन कहा जाएगा। जैसे माना हम कह सकते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं, विलेय, एक तो विलेय हो गया और दूसरा विलायक होगा। इन दोनों से मिलने से क्या होगा? ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। ये हमारे पास विलयन हो जाएगा, ठीक है ना, विलयन। और ये कैसा है? समांगी है। समांगी का मतलब होता है, यदि समांगी किसे कहा जाता है बेटा? जैसे एक ठोस है तो दूसरा भी ठोस होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम समांगी विलयन को कह सकते हैं कि समांगी विलयन क्या हो गया। दूसरा देखो बेटा, इन पदार्थों के जो विलयन का उपयोग हम कहाँ पर कर सकते हैं? तो देखो, विलयन का उपयोग हम करते हैं, जैसे देखो आप लोग, पीतल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पीतल पूछता है किसका मिश्रण है, ये किसका विलयन भी है, ठीक है ना, मिश्रण पीतल वाले को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा जिंक, और एक हमारे पास जिंक होगा और दूसरा क्या होगा? निकेल होगा। इन दोनों का जो मिश्रण बनता है वो क्या कहलाता है? पीतल कहलाता है। एक जर्मन सिल्वर होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जर्मन सिल्वर। देखो, ये दोनों ठोस ठोस है ना। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर क्या होगा? यदि हम जर्मन सिल्वर को देखेंगे तो जर्मन ये क्या होगा? कॉपर, जिंक और निकेल, ये तीनों का होगा। कॉपर, जिंक और निकेल, ये तीनों का मिश्रण जो है क्या कहलाएगा हमारे पास? ये भी एक प्रकार का विलयन है और समांगी विलयन है, ध्यान रखना। कहाँ सा? ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा जाता है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। देखो, तांबा और टीन का जो मिश्रण होगा वो क्या कहलाएगा? कांसा कहलाएगा। कांसे की थालियां हमारे घरों में होती हैं, है ना। तो इस प्रकार से कांसे के रूप में इसको समझ सकते हैं। तो ये विलयन है, ठीक है ना। आज तक हम विलयन क्या पढ़ते थे कि जब ठोस और द्रव वाला एक सिंपल विलयन पढ़ते, तो इसके अलग अलग प्रकार है, ठीक है ना। ये विलयन है हमारे पास, क्या है? ये विलयन। तो इन विलयन को हम क्या कर सकते हैं? इनको हम समझ सकते हैं कि विलयन क्या हो गया। विलय और विलायक जहां पर मिल जाएंगे वो क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। और समांगी का मतलब क्या हो गया इसमें? जिसमें दोनों क्या होंगे? समान अंगी। अंगी का मतलब हो गया जिनके अंग समान होंगे। अंग का मतलब यहाँ पर जैसे दोनों या तो फिर ठोस अवस्था होगी, द्रव अवस्था होगी, है ना, एक ऐसे अवस्था में होगी। देखो, यहाँ पर कुछ और भी विलयन है। देखो देखो, इसमें जल में फ्लोराइड के आयन की, जल में फ्लोराइड आयन की उपस्थिति यदि क्या होगा? 1 ppm होगी। यदि क्या होगी? पार्ट पर मिलियन है। पीपीएम का मतलब यहाँ पर पार्ट पर मिलियन, है ना। तो दांत क्षरण होता है, दांतों का क्या हो जाता है? क्षरण होने लगेगा। ये मैंने एनसीईआरटी बुक से इट इज उतारा है, देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, जल की उपस्थिति में यदि फ्लोराइड आयन क्या हो गए? 1 ppm है, तो दंत में क्षरण हो जाएगा, दांतों का खराब होना शुरू हो जाएगा। यदि हम दूसरी कंडीशन में यहाँ पर देखें, यदि 1 ppm की मात्रा क्या हो, जब 1.5 हो, तो दांतों क्या होने लग जाएगा? पीलापन होने लग जाता है इसमें, ठीक है ना। और यदि हम इससे अधिक लेंगे, देखो, अधिक सांद्रता वाला होगा तो जहरीला हो जाता है। तो इसमें अलग अलग मात्राएं हैं किसकी? फ्लोराइड आयन की, ठीक है ना। है क्या? वो विलियम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोडियम फ्लोराइड चूहों के लिए जहर के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये किसकी मात्राएं थी हमारे पास? अलग अलग जो क्या होंगी मात्राएं, किसकी हैं? जो अलग अलग मात्राएं हैं ये विलियन की, ठीक है। यदि हम विलियन को देखें तो विलियन यहाँ पर कितने प्रकार के, यदि हम इसका वर्गीकरण को देखें तो विलियन दो प्रकार के होते हैं। एक समांगी विलियन होता है और एक होता है विसमांगी विलियन। और समांगी विलियन को हम क्या कहते हैं? वास्तविक विलियन भी उसी को कहते हैं। जो समांगी विलियन होगा वही हमारे लिए क्या होगा? वास्तविक विलियन होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक विलियन बोलेंगे, ठीक है ना। इसी को क्या बोला जाता है? वास्तविक विलियन, ठीक है ना। इसको हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं, किसको? समांगी विलयन को। तो समांगी विलयन वास्तविक। दूसरा हमारे पास विसमांगी विलयन होता है, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयन है और निलंबन हो गया, ठीक है ना। ये तो है उनके आधार पर, जो अंगों के आधार पर किस प्रकार से उसको बांटा जा सकता है। तो दो प्रकार के हमारे पास विलयन होंगे, उनकी मात्राओं के आधार पर इस प्रकार से समांगी होगा, विसमांगी होगा। अब यहाँ देखो बेटा, समांगी विलयन हम किसे कह सकते हैं? ये कहता है, देखो, जब दो या दो से अधिक क्या होंगे? अवयव का समांगी मिश्रण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समांगी विलयन कहा जाता है, ठीक है ना। और इसकी देखो ये समान होते हैं। देखो, अवयव क्या होंगे? अधिक मात्रा में क्या होंगे? उपस्थित होंगे, वह विलायक कहलाएगा। जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक कहलाएगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय कहलाएगा, ठीक है ना। और
इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि विलेय और विलय जो दो चीजों से बना होगा उसको द्विअंगी, जो तीन चीजों से बना होगा उसको त्रिअंगी कहलाएगा, है ना। द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी, अलग अलग प्रकार से विलयनों को मान सकते हैं। अब जैसे देखो आप लोगों ने चीनी और पानी को मिला देंगे, है ना। चीनी और पानी क्या हो जाएंगे, दोनों समान रूप से वितरित हो जाते हैं एक दूसरे में, तो भी एक प्रकार का विलयन हो। देखो अब यहाँ पर देखो विलयन के प्रकार अलग अलग, पहले के प्रकार थे, अब नया जो माना गया क्लासिफिकेशन वो इस प्रकार से। विलयन को 9 प्रकार से माना जा सकता है, 9 प्रकार का विलयन होता है ना। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। और उन किसके आधार पर होता है, इनकी अवस्था के आधार पर, ये अवस्था के आधार पर, उनकी जो अवस्थाएं होती हैं, अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो गए, 9 प्रकार। अवस्था के आधार पर कितने हो गए, 9 प्रकार के। देखो जब हम गैस को गैस में घोल रहे हैं, है ना, आज तक हमने केवल एक ही चीज पढ़ा, द्रव द्रव में क्या करते थे, ठोस को घोल देते थे, ठोस को हमने क्या किया, द्रव में घोला और वो क्या बन गया, विलयन बन गया। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखना बेटा कि हमने अब यही विलयन नहीं है, विलयन तो कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें यदि हम देखें तो किस प्रकार से हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये देखो हमारे पास क्या है, पहले गैस है और गैस को हमने किस में घोला, गैस में घोला। देखो ये गैस है और गैस को हमने गैस में घोला, ये गैस है, गैस में घोला। और दोनों क्या है, विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है। विलेय किसे कहते हैं बेटा, जो क्या होगा विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या हो जाता है, विलायक हो जाता है ना। यहाँ पर मात्रा के आधार पर हम उनको मान सकते हैं। तो देखो वायु एक प्रकार का इसका उदाहरण है ना, गैसों का मिश्रण है। तो इसमें जो गैसों की मात्रा, जैसे माना सपोज हमने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है ना। और वो क्या होती है, अन्य जो गैसें हैं उनमें घुली हुई है, तो यहाँ पर विलेय क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और विलायक क्या हो जाएगा, अन्य गैसें, ठीक है ना। तो वायु या गैसों का मिश्रण भी क्या कहलाता है, इसका उदाहरण। जब गैस जो है किसमें घुली हो, देखो गैस कम मात्रा में हो लेकिन द्रव अधिक मात्रा में हो, तो सोडा वाटर, आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतलें देखी है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में घुला रहता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, कम कार्बन डाइऑक्साइड को घोल लेते हैं और एक बोतल में ले लेते हैं। जैसे बोतल है, आप लोगों ने कभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी होगी, तो उस कोल्ड ड्रिंक बोतल को जोर से हिलाओ और फिर ढक्कन को ओपन कर दो, सारा गैस बाहर आ जाता है, जैसे थम्स अप हो गया, है ना। तो उसमें क्या है, गैस खुली हुई है, कौन सी गैस खुली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, दाब पर घुली जाती है, उच्च दाब पर। तो यहाँ पर हमें समझ सकते हैं कि गैसों का मिश्रण ही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में लेकिन जल बहुत अधिक मात्रा में, है ना। सोडा वाटर जो हमारे पास क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक हो वो ज्यादा मात्रा में होगी। तो इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं, वो क्या है, वो हमारे पास एक विलयन है। और विलयन कैसा विलयन है, जिसमें गैस घुली हुई है द्रव्य में, है ना, द्रव्य में घुली हुई। अब देखो गैस ठोस में घुल जाए, आज तक हमने देखा होगा कि हम गैस को नहीं घोल पाते हैं, ठोस में कैसे घुलेगी, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यहाँ घुलती है। देखो जैसे पैलेडियम है, ठीक है ना। और इस पैलेडियम जो होगा, पैलेडियम की जो पृष्ठ होगा, सतह होगी, जैसे हम अमोनिया बनाते हैं, तो यहाँ देखो पैलेडियम, इसकी सतह, ये जो सतह है, ये पृष्ठ, देखो पैलेडियम की जो पृष्ठ पर अवशोषित H2 गैस, इस पर क्या होगी, यहाँ पर अवशोषित होगी, जैसे माना हाइड्रोजन गैस है, उस हाइड्रोजन गैस को हम अवशोषित मान लेते हैं। तो बहुत सारी अभिक्रियाएं क्या होती है, सतह पर होती है, जैसे N2 प्लस H2, ये भी FeH2, ये अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ये भी सतह पर होती है, ठीक है ना। तो इसके सतह पर आकर के, तो इस सतह में क्या होगा, ये ठोस है और ये गैस है। तो इस टाइप का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, तो विलयन बनता है गैस और ठोस के बीच, गैस और ठोस के बीच। जब हम आगे पढ़ेंगे अमोनिया का निर्माण है, तो अमोनिया का निर्माण इसी प्रकार से होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का विलयन हो गया। देखो अब चौथा देखो, जो गैस है, द्रव को गैस में घोलना है, द्रव इस समय ज्यादा मात्रा क्या है, कम मात्रा में, लेकिन गैस अधिक मात्रा में, द्रव क्या है, ज्यादा मात्रा में, तो जल वाष्प होती है, जल वाष्प इसका उदाहरण माना जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार के द्रव को द्रव में घोलना, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है हमारे पास। द्रव को यदि हम द्रव में घोलते हैं तो हमारे पास जल को अल्कोहल में घोलना हो गया, ठीक है ना। उसके बाद द्रव कम मात्रा में है और ठोस अधिक मात्रा में, तो क्रिस्टल युक्त जो लवण होते हैं, क्रिस्टल युक्त जो लवण होते हैं उसमें क्या होता है, द्रव कम मात्रा में होता है लेकिन ठोस क्या होता है, अधिक मात्रा में हो जाता है। तो ऐसे जो विलयन होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलीय जल युक्त लवण। उसके बाद देखो बेटा, ठोस क्या है, हमारे पास विलेय है कम मात्रा में,
और गैस क्या है, अधिक मात्रा में। तो धुआं आप लोगों ने देखा होगा। ठोस में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अगरबत्ती जलाई घर में, है ना, ये धूपबत्ती जलाई, तो धूपबत्ती में क्या देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें जो छोटे छोटे कण, जैसे माना यहाँ पर धूपबत्ती जलाते हैं ना, यहाँ ऊपर कोई छत है, तो आप लोगों ने धूपबत्ती जैसे जलाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसके कण जमा हो जाते हैं, किसके, कार्बन के, ठीक है ना, यानी कि उसमें ठोस घुला हुआ है, ठीक है ना, वो कार्बन के कण जमा हो जाते हैं यहाँ पर, ऊपर काला काला हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, जैसे यहाँ जल रहा है, धूपबत्ती चल रही है, तो उससे क्या हुआ, काला काला ऊपर चले गए, इसमें मतलब इसमें क्या था, कुछ कार्बन के कण थे जो ऊपर की तरफ लग गए, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम उसको मान सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या है, कौन घुला है किसमें, देखो उसमें ठोस घुला हुआ गैस में, ठीक है ना, और ठोस जो है किसमें घुला हुआ, द्रव में, देखो नमक पानी एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है ना। और ठोस ठोस को में घुला हुआ हो, तो वो एक प्रकार का विलयन होता है, जो हमारे पास विशेष प्रकार के, जिससे आजकल बर्तन बनाए जाते हैं, उसको हम मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है ना, पीतल कांसे, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, पीतल और कांसे के रूप में। तो ये है बेटा उसका वर्गीकरण और इंट्रोडक्शन है किसका, जो हमारे पास विलयन वाला चैप्टर है। दूसरा यदि हम देखें, इसी का पार्ट है मास परसेंटेज, ठीक है ना, द्रव्यमान, जिसको हम कह सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें दोनों डब्ल्यू डब्ल्यू दिख रही है, डब्ल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू दे रही है ना। इट मीन्स क्या होगा, इनमें हम क्या मान सकते हैं कि किसी भी द्रव्यमान वाले पदार्थ को दूसरे वाले द्रव्यमान वाले पदार्थ को मिला देना है ना। तो देखो यहाँ पर क्या कहता है कि 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित ग्रामों में मात्रा, ग्रामों में विलेय की मात्रा, माना हमारे पास क्या होगा, 100 ग्राम बिलियन होगा, और उसमें हम देखेंगे जो विलेय पदार्थ है उसकी जो ग्राम में मात्रा होगी उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। मान लीजिए हमने 100 ग्राम कोई विलयन लिया, है ना, और इस 100 ग्राम विलयन में क्या है, जो मान लीजिए विलेय की कुछ ग्राम है, 2 ग्राम है, 2 ग्राम घुला हुआ है ना, विलेय का क्या है, 2 ग्राम घुला हुआ है, तो हम क्या कहेंगे उसको, ये जो 2 ग्राम 100 ग्राम में घुला हुआ है, इसका द्रव्यमान प्रतिशत होगा। तो अवयव का जो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा, तो विलयन में उपस्थित, देखो यहाँ पर विलयन में उपस्थित अवयव की मात्रा, मान लीजिए विलयन में उपस्थित अवयव की मात्रा कितनी है, 2 ग्राम है ना, यहाँ पर 2 ग्राम आ जाएगा। और कहता है विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है, ये आएगा, मान लीजिए इसमें 98, 98 प्लस 2, तो तब 100 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि देखेंगे, देखो ये एग्जाम्पल, ये सॉल्यूशन है इसका, सॉल्यूशन क्या कहें इसको, क्वेश्चन है। जैसे देखो 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, ये देखो, अब यदि हम किसका निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहेंगे इसका, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या निकालेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशत यदि हम निकालना चाहेंगे तो क्या, किस प्रकार से आएगा, अवयव, देखो इसमें पहले ये दिया हुआ है कि विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, जो अवयव कितना उपस्थित है, 10 ग्राम है, कितने में घुला हुआ है, देखो 100 ग्राम जल में घुला, 100 ग्राम जल तब जल होगा, और प्लस 10 ग्राम क्या होगा, ये होगा सुक्रोज होगा, तो टोटल मिलाकर के कुल विलयन कितना हो जाएगा, 110, है ना। तो हम इसको मान सकते हैं 10/110, 110 हो जाएगा, और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 10 जीरो जीरो, और 11, देखो 11, 11 का भाग क्या करेंगे, 100 में देंगे, तो कितना आएगा, 11 का भाग 100 में, ठीक है ना। तो 11 नंबर 99 होगा, और 1/11, इतना जो है, इतना परसेंट यानी कि 9.09% के लगभग आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इनको निकाल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ ध्यान नहीं रखना बेटा, थोड़ी सी अंतर है, देखो ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, है ना। यदि देखो 22 ग्राम है, 22 ग्राम बेंजीन, देखो यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हो, तो बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम द्रव्यमान प्रतिशत अलग अलग निकाल सकते हैं इनका, ठीक है ना। कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमने किसका निकाला, मान लीजिए हमने बेंजीन का निकाला, ठीक है ना। बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है ना। इसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, बेंजीन की ग्राम में मात्रा, तो 22 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या कहता है, देखो 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड घुली हुई है ना, 22 ग्राम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 44, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना, इंटू 100, तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये 50% हो जाएगा, है ना। दूसरा वाला यदि हम निकालेंगे, तो दूसरा वाला की देखो इसमें क्या कर रहा है, ये तो 22 ग्राम लिखा हुआ ना। दूसरा वाला यदि हम देखेंगे, हमें निकालना कार्बन टेट्रा CCl4,
तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ये भी 22 ग्राम है बेटा, देखो 22 ग्राम है और 22 ग्राम कितने में, 44 ग्राम में घुला हुआ, तो ये भी 50% है, ये लगभग आएगा। ठीक है ना, ये अलग अलग एग्जाम्पल देखो। अब हमने थोड़ा इस ये आया था क्वेश्चन, ठीक है ना, वो तो मैंने थोड़ा सरलता पे बनाने के लिए किया था। अब देखो यहाँ पर बेंजीन कितना है, 22 ग्राम। यदि हमें C6H12 सॉरी C6H6 का निकालना हो द्रव्यमान प्रतिशत, कैसे निकालेंगे, 22 ग्राम घुला हुआ है, देखो 22 ग्राम घुला हुआ बेंजीन कितने में, इतने ग्राम कार्बन टेट्रा, यानी कि 122 प्लस 22 इसमें और जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 144, और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा कर देंगे। तो इसका भाग देकर के जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत किसका, बेंजीन का। ठीक है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड का अलग होगा, कितने ग्राम में कितना मात्रा घुलेगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे उसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है बेटा, चलो इनको सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है ना, इन क्वेश्चन को कल बताता हूँ, एक क्लास इस पर बनाते हैं। ठीक है ना, पूरे क्वेश्चन पर। देखो दूसरा है हमारे पास, ये तो समझ में आ गया होगा कि आयतन प्रतिशत क्या हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, देखो दूसरा है आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत तो हमने निकाल दिया, आयतन प्रतिशत क्या होता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि दोनों ही क्या होंगे, द्रव होंगे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो आयतन प्रतिशत V अपॉन बी, V अपॉन बी से मतलब है ना, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि 100 इकाई आयतन में, 100 इकाई आयतन में उपस्थित विलेय के इकाई आयतनों की संख्या क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशत कहलाएगा। तो यानी कि हमें क्या निकालना हो, जब आयतन प्रतिशत निकालना हो तो अवयव का आयतन, ठीक है ना, और कुल आयतन और गुणा 100 करना है। जो अवयव दिया हुआ है उसका आयतन और बटे में क्या कर देना है, कुल आयतन। तो यहाँ पर जैसे देख लो, ये 50 मिलीलीटर, देखो ये भी किस में है, वॉल्यूम है इसका 50 मिलीलीटर। मेथेनॉल को 150 मिलीलीटर जल में घोला गया, देखो 50 मिलीलीटर अवयव हो गया, देखो ना अवयव का आयतन। ठीक है ना, अवयव 50 मिलीलीटर हो गया और बटे में कुल आयतन, यानी कि 50 मिलीलीटर जल में घोला गया, देखो 150 मिलीलीटर जल में घोला गया। ठीक है ना, तो कुल आयतन कैसे हो जाएगा, बिलियन कब बनेगा, जब ये मेथेनॉल और ये जल घोल दिया जाएगा। तो मेथेनॉल है 50, ठीक है ना, और ये कितना है 150, अब बिलियन बन गया, है ना। अवयव का आयतन तो हमने ऊपर ले लिया, देखो अवयव का आयतन ले लिया, लेकिन ये मेथेनॉल अलग था और ये क्या था, जल था। इन दोनों को मिला करके ये हो जाएगा बिलियन, और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है ना, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 50 बटे कितना आएगा, 200 और गुणा 100। ठीक है ना, तो यदि हम इसको देखेंगे 100 दूना 200, 50 25, यानी कि 25% हो जाएगा। ठीक है ना, आयतन प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25%। तो हम इस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है बेटा आयतन प्रतिशत, जहां पर दोनों अवयव क्या होंगे, किस मात्रा में होंगे, दोनों वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको हम कह सकते हैं आयतन प्रतिशत। तीसरा है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर कैसे निकालेंगे, देखो ग्राम प्रति लीटर में क्या आएगा, देखो एक तो होगा वेट में और दूसरा होगा वॉल्यूम में। ठीक है ना, डब्ल्यू अपॉन ये जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है, ये देखो विलियन, ये कहता है कि विलियन के 1 लीटर में आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या। माना हमारे पास 1 लीटर, हमारे पास क्या है, विलियन है। ठीक है ना, और उसमें हम ये देखते हैं कि कितने विलेय की मात्रा कितनी, विलेय कितना घुला हुआ, विलेय देखना हमने 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, है ना। तो वो क्या कहलाएगा, उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगा, ग्राम प्रति लीटर, है ना, 1 लीटर में घुला। तो द्रव्यमान देखो यहाँ पर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में क्या आएगा, विलेय पदार्थ की का द्रव्यमान, जितना विलेय पदार्थ होगा, और विलियन का आयतन, है ना। जैसे एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, देखो 20 ग्राम यूरिया घुला हुआ है, को जल के, देखो 20 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर 150, सॉरी, कुल आयतन 500 मिलीलीटर किया गया, विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा। तो हमने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन। तो हम क्या करेंगे, विलेय का देखो टोटल एरिया में इसमें देखेंगे तो ये क्या है बेटा, 20 ग्राम है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। जो घुला हुआ है, घुला क्या है, यूरिया घुला है, कितना घुला है, 20 ग्राम घुला हुआ है। कितने में घुला हुआ है, 500 मिलीलीटर में घुला हुआ है। यहाँ पर हमें बिलियन दे रखा है, कुल आयतन दे रखा है ना बिलियन का। यदि कहता है कि जल जल 500 मिलीलीटर है,
तो हम क्या करते, 500 प्लस 20 करते। लेकिन इसने क्या किया कि 20 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन, देखो कुल आयतन दे रखा है, यदि यहाँ पर होता है 500 मिलीलीटर जल में, तो तब हम क्या करते, 500 प्लस 20 जोड़ते। लेकिन ये क्या कर रहा है, कुल आयतन हो गया 500 मिलीलीटर, तो 500 मिलीलीटर आएगा, तब हम इसमें जोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना यही चीज इंपॉर्टेंट है, जो हमें कहां पर बिलियन, बिलियन का बनेगा जब हम केवल जल ले लेंगे, केवल जल लिया, जल यदि हम ऐसे लिखें इस क्वेश्चन को कि 20 ग्राम यूरिया को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, है ना, तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो तब हमें लिखना पड़ेगा 20 बटे 500 प्लस 20, क्योंकि 20 और बढ़ेगा उसमें, है ना, तो तब ये आएगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि 20 ग्राम यूरिया लिया, है ना, और वो पहले से 500 मिलीलीटर में घुला हुआ है, इस 500 मिलीलीटर में 20 ग्राम पहले से घुला हुआ है, तो तब इस प्रकार से निकालेंगे, इंटू ये विलियन है ना, कुल आयतन दे रखा है, और इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर इस आसानी से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 50 दूना 100 और 2 दूने 4, यानी कि 4%। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और भी क्वेश्चन है बेटा इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन, 10 ग्राम वाला दे रखा है, 20 ग्राम वाला, है ना, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हम कर सकते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ग्राम प्रति लीटर, है ना। उसके बाद पीपीएम, अब पीपीएम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना, जो बहुत अधिक मात्रा में होता है और उसको हमें निकालना होता है, ठीक है ना। देखो जैसे माने क्या है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है, ये ध्यान रखना आपको, डेफिनेशन, विलेय की मात्रा क्या होती है, बहुत छोटी होती, कम होती, ठीक है, तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित करना समझा, उपयुक्त समझा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास विलेय की मात्रा, मान लीजिए हमने कहा कि 1 लीटर या 1000 लीटर में, माना हमने कहा 10 ग्राम क्या है, कुछ चीज घुली हुई है, अब 1000 लीटर कहाँ, बहुत अधिक मात्रा हो गई, और इसमें हमने कहा 10 ग्राम कोई चीज घुली हुई है, NaCl घुला हुआ है, तो बहुत नगण्य है, तो ऐसी दशाओं में हम क्या करते हैं, उसको पार्ट पर मिलियन में काउंट करते हैं, ठीक है ना। जब क्या होगा, जब हमारे पास विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है वो, तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और पार्ट्स पर मिलियन में कैसे आएगा, देखो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब हो गया, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम का मतलब हो गया अवयव के भागों की संख्या, अवयव होंगे जो उनके भागों की संख्या, और विलियन में उपस्थित सभी अवयवों का कुल भागों की संख्या। देखो विलियन में निकालना है कुल भाग कितने हैं, और उसके साथ 10 टू द पावर 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, ठीक है ना। इस प्रकार से देखो यहाँ, ये 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड जो है, देखो फ्लोराइड की मात्रा जो है कितनी है, 0.2 ग्राम है, देखो 500 मिलीग्राम है, देखो 500 ग्राम है, और उसमें यदि हम देखेंगे 500 ग्राम में इतना ग्राम कितना हो गया, नगण्य के बराबर, बहुत कम हो गया, तो ये कहता है पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड आयनों की सांद्रता कितनी होगी, तो हम कितना निकालेंगे, देखो अवयव की भागों की संख्या कितनी हो गई, 0.2, और कितना हो गया टोटल, कुल यदि हम देखेंगे, है ना, यदि हम देखेंगे 500 ग्राम टूथपेस्ट में, तो 500 ग्राम टूथपेस्ट ये इसमें घुला हुआ है ना, पहले से बना, ये बिलियन बना, टूथपेस्ट जो है बिलियन बना हुआ है, इसमें 0.2 ग्राम पहले से जुड़ा, और इंटू क्या करना पड़ेगा, हमें 10 टू पावर 6 करना पड़ेगा, तो ये पीपीएम में आ जाएगा, किसमें आएगा, पीपीएम में, ठीक है ना, इसको हम पीपीएम में लिख सकते हैं, देखो ये समुद्री जल वाले के पीपीएम निकालना है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उनको पीपीएम के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब बहुत कम मात्रा में हमें घोलना हो, ठीक है। दूसरा देखो बेटा मोलरिटी, मोलरता क्या हो, ये डेफिनेशन है आएंगे आप लोगों के पास, ये ध्यान रखना, ये वाली जो परिभाषाएं हैं ये आएंगे, 100% आएंगे। मोलरता किसे कहेंगे, तो यदि हम मोलरता को देखेंगे तो मोलरता क्या है, मोलरता, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मोलरता, ठीक है ना, एक विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, एक विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक विलियन का मतलब क्या लग सकते हैं, 1 लीटर विलियन, मान लीजिए हमने क्या लिया, 1 लीटर विलियन लिया, और इस 1 लीटर विलियन में जितने क्या है विलेय के मोल घुले हैं, हमें क्या निकालना, विलेय के
मोल। 1 लीटर विलियन हमने लिया और उस विलियन में हमने चेक करना है कि विलेय के कितने मोल घुले हैं, वो उसकी मोलरता कहलाएगी। ठीक है ना, वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता। हमें विलेय के मोल देखने। मान लीजिए हमने 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन लिया, ये 1 लीटर भर कर लिया है ना। अब इस 1 लीटर में हमने देखा शुगर कितनी, चीनी कितनी, तो उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि हमें 1 लीटर देखना, 1 लीटर विलियन लिया हमने, विलियन लिया पूरा, है ना, 1 लीटर विलियन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 लीटर विलियन में, यहाँ पर लीटर लिख सकते हैं बेटा, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहलाते हैं। और मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। विलेय के कितने मोल है और आयतन लीटर में, 1 लीटर विलियन का आयतन लीटर में। इसका एग्जांपल इस प्रकार से हमारे पास देखो, इसको हमें अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। जैसे देखो ये लिखा 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड लिया, NaBr लिया, है ना। और ये कहता है 500 मिलीलीटर जल में घुला हुआ, 500 मिलीलीटर क्या है, जल घुला हुआ, है ना। इस 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता बराबर m इज इक्वल टू होता है बेटा, है ना। और ये विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। कैसे निकालते हैं बेटा, किसी को याद है, विलेय के मोल बराबर, मोल बराबर, एक मोल बराबर, मोल बराबर क्या होता है, विलेय की ग्राम में, अरे सब भूल गए। मोल जब निकालते हैं विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ठीक है ना। किसी का भी हमें क्या निकालना हो, मोल निकालना हो, ये देखो विलेय के मोल, तो विलेय के ग्राम में मात्रा, तो NaBr की हमें ग्राम में मात्रा इतनी दे रखी है, और बटे बटे में क्या आ जाएगा, उसका अणुभार, NaBr का अणुभार। तो NaBr का अणुभार कैसे आ जाएगा, 23 प्लस 80, कितना हो गया ये देखो NaBr को, है ना, कितना आ जाएगा, 3, 103 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखो विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है, विलेय के मोल बराबर, ध्यान रखना बेटा, विलेय के मोल बराबर आएगा विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार, ठीक है ना, ये ध्यान रखना इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, और आयतन लीटर में, लीटर में हम कैसे निकालेंगे, जो हमें ये देखो मिलीलीटर में दे रखा है ना, तो आयतन क्या करेंगे, मिलीलीटर में, और बटे में क्या कर देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, मिलीलीटर और बटे में क्या आएगा, 1000, भाग दे देंगे इसको, तभी लीटर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर यदि मोलरता निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे, पहले विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितने दे रखा है, ये दे रखा है 20.6 ग्राम, विलेय की ग्राम में मात्रा दे रखी है। बटे में विलेय का अणुभार, ये विलेय कौन है, NaBr, इसका अणुभार निकालेंगे तो कितना है, 103, इसको हमने 103 लिख लिया। इस होल के बटे में क्या करेंगे, विलियन का आयतन लीटर में, ये दे रखा मिलीलीटर में 500 ml, है ना, और बटे में इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20.6 और गुणा कितना आएगा, 1000, ठीक है ना। और इस होल के बटे में कितना आएगा बेटा, 103 गुणा गया 500। तो देखो इसका दोगुना करो, ये 2 बार कट रहा है, ये भी देखेंगे तो ये भी 2 बार कट रहा है। 102 3 का दूना 206 होता है ना, तो केवल दशमलव यहाँ लगेगा 0 पॉइंट, और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.2 कितना आ जाएगा, 4, 2 दूने 4, 0.4 एम, ये मोलर विलियन है। इस प्रकार से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास मोलरता है। ये क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगा आप लोगों से, है ना, क्योंकि अभी तो मैं केवल थ्योरी बता रहा हूँ किस प्रकार से होना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मोलरता को निकाल सकते हैं, ये मोलरता होगी। मोलरता क्या होगी, याद क्या रखना आपको, कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, ठीक है ना, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मोललता, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन है मजेदार। देखो मोललता, ये अधिकांश पूछा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, वो तो 1 लीटर विलियन था, वहां पर क्या था, हमने जब मोलरता लिया था तो 1 लीटर विलियन लिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 kg विलायक लेंगे, है ना, 1000 ग्राम विलायक। ये 1000 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1 kg, 1 किलोग्राम बोलते हैं, है ना। जैसे दुकानदार के पास जाते हैं, चीनी दे दो भाई, 1 किलो चीनी दे दो, है ना। तो 1 किलो मीन्स कितना आता है, 1000 ग्राम आते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमें लेना पड़ेगा विलायक, क्या लेना पड़ेगा, विलायक, उसमें क्या था, विलियन। यहाँ पर हम क्या लेंगे, विलायक के 1000 ग्राम,
1000 ग्राम मान लो या 1 किलो मान लो, है ना। और इस 1 किलो में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, इस 1 किलो में क्या है, विलेय के मोल कितने हैं, विलेय के मोल, जो विलेय के मोल हैं उनकी संख्या को हमने ज्ञात करना, वही मोलरता है, वही मोलरता है, सॉरी, वही क्या होगी, मोलरता होगी। हमने 1000 ग्राम विलायक में क्या करना है, जो हम मोल डालेंगे, विलेय के मोल डालेंगे, इसमें अलग से डालेंगे बेटा। देखो 1000 ग्राम तो विलायक फिक्स है, विलायक तो पूरा 1000 ग्राम होगा, और उसके जो ये 1000 ग्राम है ना, ये 1000 ग्राम हमने विलायक ले लिया, है ना, 1000 ग्राम। और इसमें हमने क्या किया, 2 ग्राम मान लीजिए, हमने 2 ग्राम क्या किया, क्या डाल दिया इसमें, विलेय डाल दिया। तो ये अलग से होगा, यानी कि विलियन कितने का हो जाएगा, 1002 ग्राम का हो जाएगा। उसमें 1 लीटर था, 1 लीटर था, और उस 1 लीटर में पहले से घुला हुआ क्या, विलेय, विलेय मात्रा 1 लीटर में पहले से घुली हुई। तो ये मोलरता होगी, और ये मोललता होगी। मोललता में क्या होगा, 1000 ग्राम होगा प्लस उस एक्स्ट्रा होगा, वो मोललता। अब देखो इसमें क्या करता है, देखो मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, और विलायक का द्रव्यमान केजी में, यहाँ विलायक का है, वहां विलियन का था, वहां क्या था, विलियन था, विलियन का आयतन लीटर में, यहाँ विलायक का आयतन केजी में, बस इतना अंतर। और इसी पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आते हैं। देखो ये कह रहा है चीनी में, जो चीनी के सीरे, जो सीरा बनाया जाता है, चीनी के सीरे में देखो 214.2 ग्राम में इतना ग्राम चीनी, है ना, चीनी और सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो इतना ग्राम, देखो ये कह रहा है इतना ग्राम, देखो चीनी का सीरा बनाया और इतना ग्राम हुआ, और उसमें इतना ग्राम क्या है, चीनी है। तो पहले हमें इनको अलग अलग करना पड़ेगा। 214 ग्राम, देखो 214 में से 0.2, और इसमें 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है ना, ये चीनी घुली हुई है इसमें टोटल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मात्रा तो अलग होगी, इसकी मात्रा तो उसके साथ होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -2 यानी कि 0 आ जाएगा, 0, ठीक है ना, और 18×3=21, यानी कि 100 ग्राम, 180 ग्राम क्या है, विलायक, ये विलायक है ना, इसको हम कहेंगे विलायक। और इसमें घुला हुआ है 34.2 ग्राम चीनी घुली, ठीक है ना। तो यदि हम मोललता निकालेंगे तो मोललता बराबर क्या आता है, विलेय की ग्राम में मात्रा। देखो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी आई, ये देखो ये आया कितना, विलेय कौन है, ये वाला, है ना, 342, यानी कि 334.2, और बटे में क्या आएगा, इसका अणुभार, विलेय का देखो मोलों की संख्या तो जहां पर भी निकालेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हम चीनी का, देखो चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना। 12 × 6, 12×6 = 72 होता है ना, प्लस 22 प्लस 11 × 16, कितना होता बेटा, 11 × 16। इनको सॉल्व करने के बाद आपको 342 ही आएगा, ठीक है ना। और बटे में क्या आएगा, विलायक की मात्रा ग्राम में, तो ग्राम में कैसे आ जाएगा, ठीक है ना, ग्राम में हम क्या कर देंगे उसको, 180 है ना, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने से 1000 का डिवाइडेशन भी दे सकते हैं, इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, 34.2, और बटे में कितना आ जाएगा, देखो बटे गुणा 1000, ठीक है ना, और बटे में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो 342 और गुणा 180, ठीक है ना। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ये एक बार कटेगा 0.1, है ना, यहाँ दशमलव से दशमलव 180 का भाग इसमें दे दीजिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसकी मात्रा आ जाएगी, मोललता की मात्रा आ जाएगी, ठीक है ना, उसको मोललता निकाल सकते हैं। तो ये है मोललता निकालने के लिए। तो बाकी मैं ये चीजें नहीं बता रहा आप लोगों को, क्वेश्चन में बाद बताऊंगा, ठीक है ना, न्यूमेरिकल बाद। उसके बाद नॉर्मलता, नॉर्मलता क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। नॉर्मलता क्या होती है बेटा, नॉर्मलता को यदि हम देखेंगे तो नॉर्मलता क्या है, देखो किसी, ये कहता है देखो नॉर्मलता थोड़ी थोड़ी अंतर है, किसी निश्चित ताप पर बिलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बस यहाँ थोड़ा अंतर है, 1 लीटर में, वहां मोलों की संख्या थी पहले वाले में, पहले वाले में मोल था, वहां क्या था, 1 लीटर विलेयन में घुले हुए
विलेय के मोलों की संख्या। दूसरे वाले में क्या था, 1 kg विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर क्या है, तीसरे वाले में देखो, यहाँ नॉर्मलता में यदि हम देखेंगे तो नॉर्मलता में कुछ नहीं है, हमने लेना है 1 लीटर, क्या लेंगे, विलियन, ठीक है ना, 1 लीटर हमने विलियन लिया, और इस 1 लीटर विलियन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये ध्यान रखना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ये 1 लीटर विलियन, यदि आपने 1 लीटर विलियन लिया और उसमें क्या किया, मोल की संख्या, घुले हुए ग्राम मोलों की संख्या, तो तब क्या हो जाएगा, यदि हमने कहा इसमें 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, तो वो होगी मोलरता, ठीक है ना। उसके बाद हमने लिया 1 kg में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, तो तब क्या हो जाएगी, मोलरता, ठीक है ना। और यदि आपने कहा कि 1 लीटर विलियन में क्या होगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी नॉर्मलता, ये नॉर्मलता कहलाएगी, उसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। और नॉर्मलता निकालने के लिए ध्यान रखना बेटा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना, क्या आएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और बटे आएगा विलियन का आयतन लीटर, विलियन का आयतन क्या आएगा, लीटर में। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, ये नॉर्मलता आ जाएगी, ये क्या आएगा हमारे पास, नॉर्मलता, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, ये तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है n/2 निकालने के लिए, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के, चलो इनको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये है, उसके बाद है मोल, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम कह सकते हैं मोल प्रभाज, है ना। तो मोल प्रभाज क्या होता है, ठीक है ना, रिवीजन तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना बेटा पूरा, इसलिए हम स्पीड से चल रहे हैं, जहां जो चीज समझ में नहीं आएगी कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो मोल प्रभाज क्या है, उसको दोबारा बता देंगे, मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है ना। तो मोल प्रभाज क्या होता है बेटा, 1 लीटर विलियन में किसी घटक विशेष के मोलों की मोल प्रभाज, देखो ये कहता है कि 1 लीटर विलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब यहाँ पर क्या है तो 1 लीटर ही विलियन है, ये देखो 1 लीटर विलियन हमने बहुत सारी जगह ले लिया, कहाँ कहाँ ले लिया, मोलरता में लिया, किस में लिया, मोलरता में। दूसरा हमने किस में लिया, नॉर्मलता में लिया, ठीक है ना, नॉर्मलता में। और तीसरा हम ले रहे हैं मोल प्रभाज में, तीसरा हम किस में ले रहे हैं, मोल प्रभाज में। इनमें हम ले रहे हैं 1 लीटर विलियन, केवल मोलरता में क्या लिया, मोलरता में हमने लिया 1000 ग्राम, क्या लिया, विलायक, ये 1000 ग्राम विलायक है, ठीक है ना, ये 1000 ग्राम हमने विलायक लिया, केवल बस किसमें, किस वाले में लिया, मोललता में, ठीक है ना, मोललता में। बाकी जगह हम क्या ले रहे हैं, 1 लीटर में। तो देखो इसमें क्या है कि हमने 1 लिया, ठीक है ना, और उस बिलियन में एक बिलियन लिया बेटा, यहाँ पर है ना, मोल प्रभाज में हम बिलियन ले सकते हैं, कोई बिलियन ले, चलो 1 लीटर बिलियन लिया, है ना। और उस 1 लीटर बिलियन में जो हमने लिया, उस 1 लीटर बिलियन में हमने देखा कौन, माना कोई विशेष घटक है, मान लीजिए कौन सा बेटा, दो है इसमें, एक विलेय घुला हुआ, एक विलायक घुला हुआ, है ना, एक विलेय है, एक विलायक है। अब इन दोनों का निकाल सकते हैं बेटा, मोल प्रभाज दोनों का निकाल सकते हैं। ये कहता है कि मान लीजिए हमने एक बिलियन लिया और उस बिलियन में क्या करेंगे, विशेष घटक, माना हमने विलेय लिया, विलेय का यदि हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो उस घटक के क्या होगा, इसका मान लीजिए हमने विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो क्या करेंगे, उस घटक के मोलों की संख्या, इस घटक के मोलों की संख्या, मान लीजिए हमने विलेय के मोलों की संख्या, क्या लेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। देखो अवयव दो ही हो सकते हैं बेटा, एक विलेय होगा, एक विलायक होगा, है ना। और विलेय की संख्या 2 3 भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, विलेय के मोलों की संख्या, देखो ये तो कह रहा हूं, 1 विलियन में किसी घटक विशेष का यदि मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, तो हमने उस घटक को माने हमने निकालना विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है ना, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, और देखो मोलों की संख्या,
तथा विलियन में उपस्थित सभी घटकों की संख्या। अब जितने भी बिलियन का, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, बिलियन, देखो विलियन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, मोल प्रभाज कहलाएगा। कितनी मजेदार बात होगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो अवयव है जिसका हमें मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या देखनी, और बटे में क्या करना है, जो जितने भी हमारे पास क्या होगा, जितने भी क्या होंगे अवयव होंगे तो विलियन कहलाएगा, है ना। जब सब मिला देते हैं तो विलियन हो जाता है। उसके मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, उसका मोल प्रभाज कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, 1 लीटर जल में कितने मोल है ना, जल का घनत्व। तो चलो इससे नहीं हो पाएगा, जब प्रिया इससे देखते हैं। देखो यहाँ पर ये देखेंगे 6 ग्राम यूरिया को 900 ग्राम जल में घोला गया है ना। यूरिया के मोल अंश की गणना कीजिए, है ना। यूरिया का अनुभार दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें निकालना है यूरिया के मोल अंशों की, यानी मोल अंश में नहीं, मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो देखो हमें निकालना है यूरिया का, क्योंकि ये क्या है, एक घटक है इसमें, है ना। तो हम कहें कि चलो भाई यूरिया का हम क्या निकालते हैं, मोल अंश निकालते हैं। तो यूरिया का मोल अंश निकालेंगे, तो यूरिया का मोल अंश कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। यूरिया का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल अंश, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन, है ना, मोल प्रभाज। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया के मोल देखने हैं, यूरिया के मोल कितने आएंगे, यूरिया के मोलों की संख्या और बटे कुल अवयव, जो दोनों अवयव है, अवयव कौन कौन से इसमें, एक यूरिया है एक जल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यूरिया प्लस जल कर देंगे, यूरिया प्लस जल। अब क्या हो गया, इन दोनों को मिला देंगे तो ये तो बिलियन हो गया, है ना। ये मोल, या तो बिलियन लिखो या यूरिया प्लस जल के मोल लिखो, इनका जो अनुपात होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम यूरिया का मोल निकाल लेंगे, मोल बराबर क्या आएगा, ग्राम में मात्रा। यूरिया की ग्राम में मात्रा कितनी है, यूरिया की ग्राम में मात्रा हमारे पास 6 ग्राम है, ठीक है ना। यूरिया का सूत्र क्या होता है बेटा, यूरिया का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। NH2CO NH2। बिल्कुल, यूरिया का NH2CO। इसका 14 होता है, प्लस 2 जुड़ेगा, प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, टोटल जोड़ो कितना हो रहा है, 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बटे में 60 कर देंगे, है ना। इसको जोड़ करके तुम देख लेना, है ना। इनके अणुभार निकालने, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, तो ग्राम में मात्रा 6 ग्राम हुआ और बटे में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है ना। और इस होल के बटे में, यदि हम इस पूरे के बटे में देखेंगे तो क्या है, यूरिया प्लस जल, यानी कि यूरिया प्लस जल क्या हो जाएगा, इनको इनके मोलों की संख्या। तो यूरिया कितना आ रहा है, यानी कि यूरिया का आ रहा है 6/60, ठीक है ना। और प्लस जल का कितना आ जाएगा, देखो ये 900 ग्राम जल है, 9 ग्राम में मात्रा 900 ग्राम, बटे अणुभार, अणुभार कितना होता है जल का, H2O, H2O का कितना होगा, 2 प्लस 16, हाँ बिल्कुल 18 होगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, 900/18। टोटल जोड़ करके देखो, इसको सॉल्यूशन जो करेंगे, इसको जो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा वो मूल प्रभाज आएगा, किसका, यूरिया का। और यदि हमें किसका निकालना हो, माने यूरिया की जगह वो कहे जल का, क्योंकि किसी का भी निकल सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यदि जल का पूछेगा तो पहले ऊपर लिखेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, बटे में क्या आ जाएगा, यूरिया प्लस जल के मोलों की संख्या, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, मोल अंश निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है बेटा। ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन। उसके बाद फॉर्मलता है, फॉर्मूला की डेफिनेशन बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। न्यूमेरिकल कम आता है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम फॉर्मलता को देखेंगे, फॉर्मलता क्या हुआ, इसको हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। तो ये क्या कहता है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थों के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलयन के उस ताप पर क्या होगा, फॉर्मलता कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ी सी अंतर है, देखो नीचे तो क्या आएगा, फॉर्मलता देखो, विलय के जो विलय पदार्थ है कि ग्राम सूत्रों का भार, यहाँ पर क्या आएगा, ग्राम सूत्रों का भार लेंगे और बटे में क्या लेंगे, विलय का आयतन लेंगे मिलीलीटर और उसके साथ गुणा कर देंगे 1000। बस ये हमारे पास सिंपल आएगा। देखो इसका क्वेश्चन इस टाइप का आता है ना। बेंजोइक अम्ल इतने ग्राम है, 2 लीटर विलयन में घोला गया है, विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो क्या आएगा, विलय के ग्राम सूत्रों, सूत्र भारों की संख्या, देखो ग्राम सूत्रों की संख्या, ये देखो यहाँ पर हम निकाले, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इसको देख लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा कि कम, थोड़ा इंपॉर्टेंट कम है लेकिन अन्यों से सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, है ना।
यहाँ पर आया किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित आयनिक पदार्थों का सूत्र द्रव्यमान की संख्या उस विलयन में क्या हो गया, उस विलयन की उस ताप पर क्या होगी, फॉर्मलता कहलाएगी। ये फॉर्मलता हो जाएगी। क्लियर? तो ये फॉर्मलता हम इस टाइप से इसको डेफिनेशन के रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है बेटा विलीयता। विलीयता बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वास्ट भी है ना। विलीयता किसे कह सकते हैं? तो विलीयता आप जानते भी हैं कि विलीयता क्या होती है ना। मान लीजिए हमने क्या किया, किसी पदार्थ में कोई भी चीज घुलने की जो मात्रा होगी वो उसकी विलीयता कहलाती है ना। तो विलीयता मान लीजिए आपने कहा कि 1 लीटर विलियन लिया, मान लीजिए 1 लीटर विलियन पानी लिया है ना, और इस पानी में आपने क्या किया, चीनी को घोला। किसको? चीनी को घोला या नमक को घोला है ना। आपने कहा एक लीटर में ज्यादा से ज्यादा घुलता है भाई, नमक 10 ग्राम घुल पा रहा है, इससे ज्यादा नहीं घुल रहा है, तो उसकी विलीयता कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? उसकी विलीयता। हमने साधारण ताप पर रूम टेम्परेचर पर क्या किया, 1 लीटर पानी लिया और उसमें देखा हमने 200 ग्राम क्या घुला, नमक घुल गया है ना। मैं अलग अलग मात्रा बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट क्या वैसे बता रहा हूँ है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि 200 ग्राम उसमें क्या घुल गया, नमक घुल गया, NaCl घुल गया। तो हमने कहा उसकी विलीयता क्या होगी, 200 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा है ना, 200 ग्राम प्रति लीटर। लेकिन चीनी कितनी घुली, ये 150 ही ग्राम घुली, तो हम कहेंगे चीनी की विलीयता क्या हो जाएगी, वो कहलाएंगे 150 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। तो ये विलीयता है, कितनी मात्रा वो घुल पा रही है उसमें है ना। तो ये अलग अलग चीजों के अलग अलग हो सकते हैं बेटा। देखो ये कहता है एक निश्चित ताप पर किसी अवयव की वहां अधिकतम मात्रा जो विलायक में निश्चित मात्रा में घुल जाती है वो क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। तो विलेयता की डेफिनेशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। विलेयता पूछा भी जाता है ना। निश्चित ताप पर किसी अवयव की, कोई अवयव है, चीनी है, नमक है, अल्कोहल है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना जो हमारे पास हो सकती है। फेरस सल्फेट हो सकता है, फेरस अमोनियम सल्फेट हो सकता है, बहुत सारी चीजें है ना। तो हम कह सकते हैं निश्चित ताप पर किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा होगी जो विलायक में की निश्चित मात्रा में घुल जाती है, वो क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है, ठीक है ना। अब विलेयता अलग अलग प्रकार की होती है। विलेयता देखो, ठोसों की द्रवों में विलेयता, जो ठोस है, हमने लिया ठोस और उसको किस में घोला, द्रव में घोला, तो ठोसों की द्रव में विलेयता कि ठोस को किस प्रकार। दूसरा गैसों की द्रव में विलेयता, दूसरा गैस को भी हम क्या किस में घोलते हैं, गैस को भी हम क्या करते हैं, द्रव में घोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो गैस है उसको हमने द्रव में घोला, उनकी विलेयता देखनी होगी कि हमने क्या किया। मान लीजिए हमने कुछ थोड़ी मात्रा में गैस ली, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको द्रव में घोल के देखा, तो क्या हो जाएगा, गैसों की द्रव में विलेयता। ठोस को हमने क्या किया, द्रव में घोला, तो ठोस की द्रव में विलेयता हो गई। तीसरा है द्रवों की द्रवों में विलेयता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। और इसमें पहला नंबर आता है, देखो पहला क्या है, ठोसों की द्रवों में विलीयता। जो ठोस है उसको हमने किस में घोलना है, द्रव में घोलना है। ठोस को हमने किस में घोलना है, द्रव में। तो इसकी विलेयता का अध्ययन करेंगे। देखो यहाँ पर अलग अलग चीजें होती है। देखो कैसे माना जाता है, ये कहता है निश्चित ताप पर किसी ठोस अवयव की वहां अधिकतम मात्रा जो विलायक में की निश्चित मात्रा में घुल जाती है वो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे 1 लीटर विलियन में अधिकतम नमक की मात्रा, ठीक है। यहाँ दो प्रकार के विलयन होते हैं बेटा, एक होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ संतृप्त विलयन क्या होता है। तो यहाँ संतृप्त जो विलयन होता है, संतृप्त विलयन का मतलब उसके बाद उसमें घोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे तो आपने क्या किया, घर के ताप पर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया, चीनी ली और 1 गिलास पानी लिया, माने 1 लीटर पानी लिया। कितना लिया, 1 लीटर पानी है ना, 1 लीटर पानी लिया और इस 1 लीटर पानी में पहले हमने क्या किया, 2 ग्राम घोला, तो ये पूरी तरह घुल गया। फिर हमने क्या किया, 4 ग्राम घोला, तो 4 ग्राम भी पूरी तरह घुल गया। फिर हमने 10 ग्राम घोला, घुल गया। हमने फिर क्या किया, 50 ग्राम घोला, तो 50 ग्राम में क्या हुआ, कुछ कण घुल गए लेकिन कुछ नहीं घुले। तो हमें उन कणों को, जो घुले हुए कण है उनको बाहर, मान लीजिए हमने 50 ग्राम घोला लेकिन 48 ग्राम तो घुल गया और 2 ग्राम रह गए जो घुले नहीं, है ना। तो जब ये घुलना बंद हो जाए तो उसको फिल्टर कर लेंगे, 2 ग्राम अलग जब फिल्टर पेपर में ऊपर रुक जाएगा, है ना, उसको अलग से तोल लेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या बचा, 48 ग्राम इसमें पूरा घुल गया, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी।
ठीक है ना, और वो जो विलयन होगा वो संतृप्त विलयन होगा, ठीक है ना। उसके बाद उसमें घोला नहीं जा सकता किसी भी। तो देखो ये है वे विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुल जाती है, वो संतृप्त विलयन है ना। वह विलयन जिसमें क्या होगा, विलय की कुछ मात्रा और अधिक घोली जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए सपोज हमने क्या किया, इसमें 48 ग्राम घोलता था, चीनी घोलनी थी इसमें 48 ग्राम, तो जब 48 ग्राम मैक्सिमम घुल गई, वो संतृप्त हो गया। लेकिन आप घोलना था इसमें 48 ग्राम, लेकिन हमने 24 ग्राम ही घोला, तो अभी इसमें और घोली जा सकती है, वो कहलाता है असंतृप्त विलयन, जिसमें और घोला जा सकता है ना। हमने 24 ग्राम घोल दी, लेकिन हम और घोल सकते हैं इसमें, तो वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन। तो यहाँ पर दो प्रकार के विलयन होंगे, एक संतृप्त विलयन होगा और एक असंतृप्त विलयन होगा, ठीक है ना। अब थोड़ी सी और आगे चलते, देखो इसमें देखो, ठीक है ना, विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाएगा आप लोगों से, और पूछा भी बहुत बार पूछा भी गया है ना, कि ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको घुलने में प्रभावित करेगा। जैसे माना हमने कहा 25 डिग्री, तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस हमने लिया, ताप लिया, है ना। इस समय इसमें घुला था 48 ग्राम, कितना घुला था, 48 ग्राम। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि इनके घुलने की दर जो है अलग अलग होती है। देखो एक तो है विलेय की प्रकृति, जो ये NaCl है ना, इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा है। यदि हम पानी में NaCl को घोल रहे हैं तो उसकी मात्रा अलग घुलेगी, लेकिन यदि हमने क्या किया, बेंजीन घोलने की कोशिश की, तो नहीं घुलेगा नहीं। हम कहते हैं कि कोई चीज है 1 लीटर पानी में 48 ग्राम NaCl घुल जाता है जी, ठीक है ना। लेकिन 48 ग्राम ये नहीं घुलेगा, क्योंकि इसका नेचर दूसरा है, व्यंजन का नेचर दूसरा है। तो विलेय और विलायक की जो प्रकृति है उस पर भी निर्भर करता है, विलायक किस प्रकार का है, विलेय किस प्रकार। ताप का प्रभाव है, ताप का प्रभाव देख लीजिए। यदि हमने 25 ग्राम, यदि हमने क्या किया, ताप 25 डिग्री सेल्सियस लिया, तो हमने देखा 48 ग्राम घुला, लेकिन हमने क्या किया, इस ताप को क्या कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसने 48 की जगह क्या कर दिया, 200 ग्राम घुल गया। तो ताप भी इसको प्रभावित करता है ना। और मान लीजिए हम 25 डिग्री की जगह क्या करते हैं, इसको 0 डिग्री पे करते हैं, तो ये और मान लीजिए 48 ग्राम घुल रहा, अब जो है 24 ही ग्राम घुल पा रहा है। तो ये प्रभावित करता है, ताप का प्रभाव, ठीक है। दाब का प्रभाव, यदि हम दाब डाल रहे हैं तो कुछ मात्रा ज्यादा में घुल रही, और नहीं, जैसे माना आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड घुलती ही नहीं है, जल में घुलेगा नहीं, लेकिन हम दाब डालते हैं वो घुल जाती है। या थोड़ी बहुत मात्रा में घुलेगी, माना हमने कहा थोड़ी मात्रा में घुली थी, लेकिन जब हमने दाब डाला तो और अधिक मात्रा में घुल गई। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो पहले देखते हैं, पहला नंबर आता है किसकी, इसकी प्रकृति, विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति क्या होती है, कि यदि ध्रुवीय पदार्थ है और ध्रुवीय विलायकों में घोले जाता है ना, माना हमारे पास कोई ध्रुवीय पदार्थ है और वो किसमें है, ध्रुवीय विलायकों में घोलना है, ठीक है ना, घुल जाते हैं, ठीक है ना। जबकि अध्रुवीय पदार्थ जो है क्या होंगे, अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, यानी कि ध्रुवीय वाला ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय वाला अध्रुवीय में घुलेगा, ठीक है ना। जैसे उस दिन ये अभिषेक ने किया था, तो उसने क्या किया था, ये हमारे पास अल्कोहल क्या लिया था, पेट्रोल लिया था, तो पेट्रोल को उसने क्या किया, यहाँ घोलते रहे, क्या किसको घोलते रहे, थर्मोकोल को, वो घुलता चला जा रहा है ना, क्योंकि उनका नेचर दोनों का समान था। तो जो ध्रुवीय पदार्थ होंगे वो ध्रुवीय विलायकों में घुल जाएंगे, अध्रुवीय जो विलायक होंगे वो क्या होंगे, अध्रुवीय पदार्थों में घुल जाएंगे। दोनों चीजें देखो, जैसे NaCl KCl ध्रुवीय पदार्थ है, ध्रुवीय विलायक कौन सा, जल है। जैसे हमने NaCl लिया है ना, KCl लिया, और यहाँ जल लिया, पानी लिया, तो इस घुलते चले जाएंगे, इसमें इसमें दोनों क्या होंगे, घुलेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, ध्रुवीय है। लेकिन यदि हम क्या करेंगे, जबकि क्या होगा, अध्रुवीय नैप्थलीन हो गया, बेंजीन में घुलती है। देखो यदि हम क्या करेंगे, नैप्थलीन को ला करके पानी में घोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं घुलेगा, ठीक है। नैप्थलीन की गोली जिसको हम कपूर कहते हैं, उसको हम पानी में घोलना चाहेंगे, नहीं घुलेगा। लेकिन यदि हम बेंजीन में डालेंगे बेटा, उसको किस में डालेंगे, बेंजीन में, हमने बेंजीन में डाल, किस में लिया, बेंजीन में, यानी कि C6H6 में, ठीक है ना। बेंजीन में जैसे डालेंगे नैप्थलीन की गोली, वो तुरंत घुल जाएगी। तो इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो ध्रुवीय पदार्थ होंगे ध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाएंगे, और जो अध्रुवीय पदार्थ हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद देखो बेटा, कुछ अध्रुवीय पदार्थ, जैसे मान लीजिए शर्करा है, ग्लूकोज है ना,
अल्कोहल है, ठीक है ना। ध्रुवीय जल में क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन बंध के कारण घुल जाते हैं, ये हाइड्रोजन बंध के कारण घुलते हैं। जैसे हम कहें शर्करा है, ठीक है ना, शर्करा को हम, शुगर को हम क्या कर सकते हैं, जल में घोल सकते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। ग्लूकोज को घोल सकते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। अल्कोहल को घोलते हैं जल में तो कैसे, किसके कारण घुलता है, किसके कारण घुलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो ये सारे के सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल। तो नेचर पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा, ताप का प्रभाव क्या होगा, जो साधारणतः माना जाता है, साधारणतः तो क्या माना जाता है कि ताप बढ़ाने पर, यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, ठीक है ना, यदि हमने ताप बढ़ाया तो क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं के लिए देखना है। देखिए, यदि माना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो जब ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी। ऊष्मा शोषी के लिए कह रहा हूं, तब विलेयता बढ़ेगी। लेकिन यदि ऊष्मा छेपी है और हमने क्या किया, ताप बढ़ाया, तो क्या होगी, वो घटेगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको, ये इस पे भी डिपेंड करता है, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं के आधार पर, ठीक है ना। उसके बाद दाब का प्रभाव यदि देखेंगे तो दाब का क्या प्रभाव होता है, ठोसों का द्रवों में विलेयता पर इसका सार्थक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम ठोस को क्या कर रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं, ठोस को यदि हम क्या कर रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं, तो इससे ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों ही क्या है, अत्यधिक असंपीड्य होते हैं, दोनों क्या माने जाते हैं। लेकिन गैसों के लिए इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना, गैसों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये है बेटा। अब उसके बाद है, दूसरा नंबर आएगा, गैसों के द्रवों में विलीयता। जो गैस है उसको द्रव में घोलना है, ठीक है ना, हमारे पास गैस है और गैस को हमने क्या करना है, द्रव में घोलना है, ठीक है ना, गैस को हमने किस में घोलना है, द्रव में। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये कहता है कि निश्चित ताप पर किसी गैस का, गैस की अवयव की अधिकतम मात्रा होगी, जो गैस की अधिकतम मात्रा जो निश्चित क्या होगी, विलायक में घुल जाए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, मान लीजिए कोई गैस है और उसको देखते हैं हम कि उसकी जो अधिकतम मात्रा है, सीसी, मान लीजिए हमने क्या किया, 2 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर 2 सीसी हमने कार्बन डाइऑक्साइड को घोला, अधिकतम घोल सकती है 1 लीटर में, ठीक है ना। तो मान लीजिए 2 सीसी हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को 1 लीटर में घोल सकता है, ठीक है ना, वो तो क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी कि भाई ये 2 सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड 1 लीटर में घुल जाता है। ये तो मैं मान रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। ये ऐसा नहीं है बेटा कि आप लोग इसी को माना कर ले लेंगे। तो यदि माना सपोज ऐसे हो सकता है कि 4 सीसी लिया हमने, सॉरी, 1 लीटर में घुला, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाएगी, अधिकतम मात्रा कितनी घुल सकते हैं, है ना। तो ये, इसको हम क्या कहते हैं, उसको जो ये घुलना कहलाता है, इसी को हम अवशोषण गुणांक भी कहते हैं, कि इतनी मात्रा घुल गई। तो ये कहता है कि किसी द्रव में गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक भी कहा जाता है, ठीक है ना, उसकी विलेयता कितनी है, वो उसका अवशोषण गुणांक कहलाए, ठीक है ना। अवशोषण गुणांक क्या हो सकता है ना। तो अवशोषण गुणांक होता है किसी निश्चित ताप पर, ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक की इकाई आयतन में घुली हुई गैसों की सामान्य ताप और दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। जो इस क्या होगा, सामान्य ताप पर, यदि निश्चित ताप पर हम कह सकते हैं, और एक वायुमंडलीय दाब पर जितनी मात्रा उसकी घुल जाएगी वो क्या कहलाएगी, उसकी, उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये अवशोषण गुणांक होता है। अवशोषण गुणांक होगा वी नोट अपॉन पीवी। वी नोट आयतन है और पी क्या है, आंशिक दाब है, और वी नोट क्या है, गैसों का घुला हुआ आयतन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। अब गैसों की विलीयता को देखो, गैसों की द्रव में विलीयता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। यहाँ भी कारक है, जिन कारकों के कारण वो प्रभावित होती है। अब गैस, पहले वाले में तो ठोस घोल रहे थे बेटा, पहले वाले में हम चीनी और नमक घोल रहे थे, इस वाले में गैस घोल रहे हैं, ठीक है ना। गैस को घोलेंगे तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। गैस की प्रकृति हम देखेंगे, किस प्रकृति का, द्रव की प्रकृति, दाब का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ये जो है क्या है, गैसों की द्रवों में विलीयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये है अलग कारक। वहां पर तो 2 ही 3 थे, हमने द्रव की प्रकृति देखी थी, ठोसों की प्रकृति देखी थी, और तीसरा हमने दाब देखा था, और एक और देखा था, क्या क्या देखा था उसमें, ताप का प्रभाव, ठीक है ना। दाब, ताप और गैस, द्रव की प्रकृति और ठोसों की प्रकृति। यहाँ पर गैस को घोल रहे हैं हम किसमें,
गैस को द्रव में घोल रहे हैं, वहां पर तो ठोस को घोल रहे थे किस में, द्रव में। यहाँ पर एक काम और कर रहे हैं, गैस को द्रव में घोल रहे हैं। तो यहाँ प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो गए, एक तो गैस की इसकी प्रकृति, ठीक है ना, दूसरा क्या आ जाएगा, द्रव की प्रकृति, ये कैसे नेचर का है, इसमें दाब का प्रभाव क्या होगा, ताप का प्रभाव क्या होगा, ये हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे देखो गैस की प्रकृति, है ना, गैस की प्रकृति कैसे होगी, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि गैस की प्रकृति क्या होगी, विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती है या विलायक में आयनीकृत हो जाती हैं, तो वो क्या होंगी, अधिक घुलनशील होंगी। जैसे माना कुछ हमने क्या किया, मान लीजिए हमने गैस लिया, कोई गैस ली हमने, अमोनिया ली, अमोनिया एक प्रकार की गैस है ना, या HCl गैस लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, ये गैस ली और इसको हमने जल में घोला, किस में घोला, H2O में। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जो अमोनिया है, ये कहता है देखो, जो गैसें विलायक से क्रिया करके यौगिक बनाती हैं, मान लीजिए वो क्रिया करके क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं, है ना। इसने मान लीजिए HCl ने इससे क्रिया की और यौगिक बना दिया कोई, मान लीजिए सपोज इसने क्या किया, अमोनिया ने, ये अमोनिया हमारे पास, और इसने H2O से क्रिया की और क्या बना दिया, NH4OH बना दिया। ये इस प्रकार से क्रिया कर लेता है, तो ये ज्यादा घुलनशील हो, जो किससे, विलायक से क्रिया करेगी, वो ज्यादा घुलेगी, ठीक है ना, एक क्रिया करने वाली ज्यादा घुलेगी। दूसरा क्या है, या विलायक में क्या हो रहे हो, आयन बना रहे हो, विलायक में जैसे हमने क्या किया, HCl को लिया और HCl जैसे H2O में गया, इसने दो आयन बना दिए, H प्लस और Cl-, ये भी ज्यादा घुलनशील होगी, जो क्रिया करेगी वो भी ज्यादा घुलनशील होगी, जो आयन बनाएगी वो भी ज्यादा घुलनशील होगी, ठीक है ना। तो ये कहता है कि ये जो गैसें हैं, NH3 हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, SO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आदि गैसें जल में घुलनशील हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, उनसे क्रिया करती हैं, उनसे क्या बनाती है, उनके उसमें घुल करके आयन बना देती है, तो इसलिए ज्यादा घुलनशील है, ठीक है ना। तो ये कहता है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये कहता है कि जो गैसें विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं और द्रव में कम से कम घुलनशील होती है, वो जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये क्या नहीं करती, ना तो क्रिया करती हैं और ना ही क्या करती हैं, उसमें आयन बनाती है ना। क्या माना जाएगा, क्रिया भी नहीं कर रही है और आयन भी नहीं बना रही, तो ये क्या होंगी, कम घुलनशील होंगी, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है ना। देखो गैसें क्या है, विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं, द्रव में कम घुलनशील होती है, ये कम घुलनशील है, ठीक है ना। और इनका देखो, जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है वो गैसें अधिक विलेय होती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो इनके हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा है विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति है, कोई देखेंगे, ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाएंगी, अधिक घुलनशील होंगी, ठीक है ना, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में होंगी, जैसे HCl NH3 ध्रुवीय गैसें हैं, अतः ये क्या होंगे, ज्यादा घुलनशील होंगी। ध्रुवीय विलायक कौन होगा, H2, ये दो ध्रुव वाले हैं तो इसने H2O में घुल गई, है ना, ये ध्रुवीय है NH3, तो ये क्या करते हैं, ये H2O में घुल जाती है, क्योंकि H2O भी ध्रुवीय है और ये HCl भी ध्रुवीय है, NH3 भी ध्रुवीय है, तो ये इसमें आसानी से घुल जाती है, ठीक है ना। तीसरा है ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव क्या होगा, यहाँ उल्टा है बेटा, जब हम ठोस को द्रव में घोलते हैं, ठीक है ना, ठोस को माना NaCl है, नमक है, तो जैसे जैसे आपने द्रव में घोला, ये द्रव है हमारे पास, है ना, इसको जब हम क्या करेंगे, इसमें घोलते रहेंगे तो ताप बढ़ाएंगे तो ज्यादा घुलेगा, जितना ज्यादा घुले। लेकिन गैसों की दशा में ये उल्टा है, क्या होगा, मान लीजिए कोई गैस घुली हुई है, तो गैस घुल रखी है, तो आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी विलेयता कम हो जाएगी, उड़ जाएगी गैस, इससे विलेयता कम हो जाएगी, है ना। जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, तब ऊष्मा मुक्त होती है, अतः गैसों की द्रव में विलेयता ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, ठीक है ना। यदि हमें इसमें ऊष्मा घोलनी हो तो हमें ठंडा रखना पड़ेगा, जैसे आप पानी गर्म करोगे तो पानी जैसे गर्म करते हैं तो जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है, इसकी विलेयता घट जाती है ना। तो यानी कि स्थिर ताप पर ताप बढ़ाने पर देखो गैसों की विलेयता घटती है, ये इंपॉर्टेंट है। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घटती है, जबकि ठोसों की विलेयता बढ़ती है, गैसों की विलेयता घटती है। लेकिन ये कहता है कुछ चीजें हैं, देखो कुछ गैसें जैसे हाइड्रोजन और हीलियम,
ऐसी भी हैं जिन्हें घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी गैसें की विलेयता ताप बढ़ाने पर वृद्धि करती हैं। केवल हाइड्रोजन और हीलियम ऐसी गैसें हैं जो ताप बढ़ाने पर जिनकी विलेयता बढ़ती है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है ना। अन्य पदार्थों की उपस्थिति, यदि अन्य पदार्थ हैं घुले हुए हैं तो उससे क्या होगा, देखो माना कोई, मान लीजिए अब सपोज पानी में क्या है, पानी है, पानी में क्या हो सकता है, जिंक हो सकता है ना, फ्लोराइड हो सकता है और कैल्शियम हो सकता है, अन्य चीजें भी हो सकती हैं, है ना। तो ये कहता है कि यदि विलायक में कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ आदि अन्य पदार्थ उपस्थित हो तो गैसों की विलेयता घट जाती है और उससे भी क्या होगा, इसकी विलेयता घटेगी, कम होगी। ठीक है ना, क्या होगी बेटा, इसमें घटेगी, विलेयता क्या होगी, घटेगी। ठीक है ना। देखो दाब का प्रभाव क्या होगा, दाब का प्रभाव कहता है दाब बढ़ाने पर क्या होगा, गैसों की विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर क्या होगी, गैसों की विलेयता। जैसे हम देखेंगे हेनरी का नियम, अब हेनरी का नियम मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, हेनरी का नियम क्या है। ठीक है ना। यदि हमने दाब बढ़ाया तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी, ये याद रखना आपको, विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना, जो सॉल्युबिलिटी है उसकी वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया।